इस वीडियो में हम लोग प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक निकालना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ये हम लोग के पास एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म का नाम दे देते हैं हम लोग प्रिज्म ABC। ये एक प्रिज्म है, इसका नाम दे देते हैं प्रिज्म ABC। इसकी जो अपवर्तक पृष्ठ होंगे AB और AC, इसके दो अपवर्तक पृष्ठ है और जो प्रिज्म कोण है वो A है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। माना कि एक प्रिज्म ABC है जिसके दो अपवर्तक पृष्ठ AB व AC हैं तथा प्रिज्म कोण A है। अब इस प्रिज्म में मान लो किसी बिंदु P से एक किरण PQ आपतित होती है। ये किरण PQ क्या हो रही है? AB अपवर्तक सतह पे आपतित हो रही है। मान लो जो अभिलंब है वो है, उसका नाम हम लोग दे देते हैं MO। और ये MO जो है, जो PQ किरण है वो अभिलंब से I कोण बनाते हुए आपतित हो रही है, I1 कोण बनाते हुए। ठीक है, ये क्या है? आपतन कोण है। तो यहाँ लिख भी देते हैं। और ये जो PQ है वो क्या है? आपतित किरण है। और ये जो I है वो क्या है? आपतन कोण है। अब क्या होता है? यहाँ पर आपतित होगा तो यहाँ पर हमारे पास माध्यम चेंज हो रहा है। ये वायु है और ये क्या है? कांच है। तो जो प्रकाश की किरण PQ है वो क्या हो रही है? वायु से कांच यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही। तो क्या होगा? ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और कब तक के वैसी जाएगी? जब तक कि ये कांच मीडियम में रहेगी, कांच माध्यम में रहेगी। तो यहाँ से यहाँ तक के मान लो यहाँ पर एक बिंदु है R, कैपिटल R। तो इस पॉइंट पे क्या होगा? ये वापस से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। यहाँ पर भी एक काल्पनिक अभिलंब की कल्पना कर लेते हैं जो कि मान लो ये है क्या? NO। अब ये क्या कि सघन से विरल में जा रही है। तो सघन में विरल जाएगी तो RS दिशा में अभिलंब से दूर हट जाती है। RS दिशा में क्या होगा? ये अभिलंब से वापस से दूर हट जाएगा इस तरीके से। तो इसको S कर देते हैं हम लोग। तो ये जो है होने वाला है। और ये जो है निर्गत कोण हम लोग I2 लिख देते हैं। तो यहाँ लिख भी सकते हैं हम लोग I2 क्या है? निर्गत कोण है। और जो हमारा RS है वो क्या है? निर्गत किरण है। अब यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेते हैं। माना कि एक वर्णी प्रकाश किरण PQ होती है पृष्ठ AB पर आपतित होती है। प्रिज्म के अंदर QR दिशा में चलती है और पृष्ठ AC से RS दिशा में निर्गत हो जाती है। हाँ, ये चित्र को नामांकित करना जरूरी है। तो इसमें चित्र करके लिख सकते हैं हम लोग।
प्रिज्म जो हम लोग को व्यंजक निकालना है, ये प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तन है, तो इसका नामांकित चित्र बनाएंगे ना, तो इसमें नाम लिखना जरूरी है कि पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक। ये डायग्राम हम लोग क्यों बना रहे हैं उसको लिख दिए। ये जो था आपतित हुआ था, है ना, तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ लिखना भूल गए हैं। जैसे PQ दिशा में आपतित हुआ तो क्या हुआ, अभिलंब से I1 कोण बना। इसी तरीके से इस साइड ना, जो ये पूरा अभिलंब है MO, तो यहाँ भी तो ये क्या होते हैं, अपवर्तन कोण बनाएगा। तो इस अपवर्तन कोण को हम लोग R1 दे देते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो, यहाँ पे भी एक एंगल बनाएगा। ये जो किरण है यहाँ पे भी एक एंगल बनाएगी, इसको हम लोग R2 लिख देते हैं। इक्वेशन को करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, जो ये RS किरण है इसको स्केल की सहायता से क्या करेंगे, पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो पीछे की ओर हम लोग कैसे बढ़ाएंगे, डॉटेड लाइन से बढ़ाएंगे ना, इस तरीके से। ठीक, अब वैसे ही PQ जो किरण है उसको भी डॉटेड लाइन से आगे की ओर बढ़ाएंगे इस तरीके से। ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं U। ठीक है, और ये दोनों बिंदु अगर हम लोग देखें तो एक पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, आपस में कट कर रहे हैं। इस पॉइंट को नाम दे दिया T। और यही क्या है, जो ये जो है हमारा कोण UTS, यही क्या है, विचलन कोण है, जिसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। क्या किए हम लोग, PQ को आगे की ओर बढ़ाए U पॉइंट तक के, और वैसे ही क्या किए, RS को आगे पीछे की ओर बढ़ाए। तो दोनों क्या हुए, एक पॉइंट पे कट किए, उस पॉइंट को हम लोग T नाम दिए। और यहाँ हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं UTS क्या है, विचलन कोण डेल्टा है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे PQ को आगे की ओर तथा RS को पीछे की ओर बढ़ाने पर ये दोनों एक बिंदु T पर मिलते हैं। चित्र से हम लोग क्या देखें, UTS जो है डेल्टा है, UTS को हम लोग क्या नाम दिए, डेल्टा, जो कि हमारा विचलन कोण है। ठीक, तो इसका मान अगर हम लोग निकालना चाहें तो अगर इसको हम लोग इस चित्र को थोड़ा इधर जो है इसमें देखें, इस चित्र में हम लोग UTS इसका मान निकालना चाहिए। ये क्या है, एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम हम लोग देख सकते हैं TQR, एक त्रिभुज है। ठीक है, और अगर हम लोग इसका जो QT भुजा है इसी को हमने क्या किया, आगे बढ़ाया है, तो ये U पे मिला है ना। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं जो कोण UTS है वो क्या है, इस त्रिभुज TQR के लिए बहिष्कोण है। तो और हम लोग को पता होना चाहिए जो बहिष्कोण का मान होता है, यानी कि कोण UTS का मान होगा वो क्या होगा, बहिष्कोण प्रमेय से हम लोग निकाल सकते हैं। तो बहिष्कोण प्रमेय से जो ये दोनों कोण बन रहे हैं, यानी कि कोण TQR और कोण TRQ, इसके योग के बराबर होगा। बहिष्कोण प्रमेय क्या कहता है, हमारा मान लो हमारे पास एक ऐसे त्रिभुज है और ऐसे ये एक भुजा में निकला हुआ ABC और एक D, तो ये जो एंगल रहेगा है ना, ये अगर हमको इस वाले एंगल को निकालना है तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये जो कोण है जिस कोण से संलग्न नहीं है, यानी कि ये वाले के अलावा इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर हम इस कोण को छोड़ दें तो अगर UTS का मान निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, इस TQR प्लस TRQ के बराबर। इतना सा हम लोग नहीं लिखना है, हमको सीधा लिखना है कोण UTS बराबर TQR प्लस TRQ। पर ये कैसे आया, तो वो यहाँ से आया बहिष्कोण प्रमेय से। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं बहिष्कोण प्रमेय से कोण
यू टी एस बराबर क्या लिख सकते हैं? कोण यू टी एस बराबर टी क्यू आर प्लस टी आर क्यू। कोण टी क्यू आर प्लस कोण टी आर क्यू। ठीक, ये जो यू टी एस है वो क्या है? डेल है, तो डेल लिख देते हैं। डेल इक्वल टू टी क्यू आर प्लस टी आर क्यू। अब यहाँ पर हमको देखते हैं, हमें जो है टी क्यू आर यानी ये वाला कोण चाहिए है ना, और फिर टी क्यू टी आर क्यू यानी कि ये वाला कोण चाहिए। और हमको जो है ये कोण पता है ना, इतना और इतना पता है, ये नहीं पता। लेकिन और अगर हम लोग इस डायग्राम में देखें तो ये क्या है? एक ऐसा लाइन ऐसे जा रहा है, ये एक लाइन ऐसे जा रहा है, यानी कि ये दोनों क्या है? किसी बिंदु Q को आपस में काट रहे हैं। तो ये जो हमको पता होना चाहिए जब इस तरीके का कुछ बन रहा है ना, तो यहाँ ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ये वाले कोण, ये वाले कोण, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। तो वहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं? जो कोण I1 है वो क्या होगा? इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो वहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, इस कोण को मान लो हमको निकालना है तो इसमें से इसको माइनस कर दो। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? ये वाला कोण होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं I1 माइनस R1। I1 माइनस R1 लिख सकते हैं ना। जैसे कि मान लो इस तरीके का बन रहा है ना, यहाँ पर ये I कोण बन रहा है और यहाँ पर दो ठो बन रहा है, ये हमको नहीं पता, x है मान लो, और ये है R1। तो ये क्या हो जाएगा? I1 बराबर x प्लस R1। तो यहाँ से x क्या निकलेगा? I1 माइनस R1। तो ऐसे निकला ना, दोनों क्योंकि आपस में बराबर हो रहे हैं, तो ये जो कोण है वो क्या? इन दोनों के योग के बराबर होगा। देख सकते हैं हम लोग ये बराबर हो रहा है कि नहीं। तो इसको इसमें माइनस कर देंगे तो ये वाला कोण मिल जाएगा। ऐसे निकाले हैं। उसी प्रकार से जो ये वाला कोण होगा वो क्या होगा? यहाँ पर भी हम लोग पर शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, यानी कि जो I2 कोण है वो क्या होगा? इस दोनों के योग के बराबर होगा। तो जब हमको ये वाला कोण भर निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? I2 माइनस R2। ठीक है, इसको हम लोग ब्रैकेट बना के लिख देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है टी क्यू आर और टी आर क्यू के मान निकालेंगे। इसको यहाँ पर लिख देते हैं। टी क्यू आर का हम लोग मान क्या निकालें? I1 माइनस R1 प्लस टी आर क्यू का मान निकला I2 माइनस R2। यह चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि शीर्षाभिमुख कोण से हम लोग जो है इसको निकाले हैं, और नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2 आया है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या करके? I वाले को साथ में लिख लेते हैं, R वाले को अलग से साथ में लिख लेते हैं। तो I1 प्लस क्या हो जाएगा? I2 ब्रैकेट बना देते हैं। अच्छा, यहाँ क्या करते हैं? हम दोनों में से माइनस को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है ना, तो R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये हमारे पास एक समीकरण आ गया। इस समीकरण को हम लोग समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इस त्रिभुज में आते हैं। ये जो त्रिभुज है, यहाँ पर हमारे पास एक त्रिभुज बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे? पोजीशन OQR। ये जो एक त्रिभुज है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं त्रिभुज OQR। इसमें हम लोगों को क्या पता है? त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उसका जो योग होता है वो क्या होता है? 180 अंश। यहाँ पर दो कोण हम लोग देख सकते हैं R1 और R2। ये जो कोण है OA QOR, इसका मान हमें नहीं पता है तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे त्रिभुज OQR में, यहाँ लिखते हैं त्रिभुज OQR में हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश। तो उसको लिखते हैं हम लोग तीनों कोण। तो तीनों कोण कौन कौन से होंगे? त्रिभुज एक तो RQO एक कोण, इसको लिखते हैं
आर क्यू ओ प्लस क्यू ओ आर, कोण क्यू ओ आर प्लस कोण ओ आर क्यू, कोण ओ आर क्यू बराबर क्या होता है 180 डिग्री होता है। आर क्यू ओ कोण क्या है R1, तो यहाँ लिख देंगे R1 प्लस कोण क्यू ओ आर, तो क्यू ओ आर हमको नहीं पता तभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। फिर क्या लिखे कोण ओ आर क्यू क्या है R2, तो उसको लिख देते हैं कोण क्यू ओ आर प्लस R2 बराबर 180 अंश। ये हो गया। यहाँ से हम लोग ये वाला कोण निकाल सकते हैं, कोण क्यू ओ आर इज इक्वल टू क्या आएगा 180 माइनस R1 प्लस R2। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। इस वाले चीज़ को हम लोग देखें, अगर ये यहाँ से ये और ये पूरा ये है ना, तो ये क्या है एक चतुर्भुज है ए क्यू ओ आर, तो चतुर्भुज ए क्यू ओ आर में और चतुर्भुज के जो चारों अंतः कोण है उनका योग क्या होता है हमारे पास पता होना चाहिए 360 अंश। तो इसका हम लोग उपयोग करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज ए क्यू ओ आर में, ठीक है, चतुर्भुज ए क्यू ओ आर में। तो चतुर्भुज ए क्यू ओ आर में पहला कोण कौन सा है कोण ए, दूसरा कोण क्या है हमारे पास ए क्यू ओ, तीसरा कोण है हमारे पास क्यू ओ आर, चौथा कोण क्या है ओ आर ए। ये कोण लिखना आना चाहिए है ना, बहुत बेसिक चीज़ है ये। तो इसको हम लोग लिखते हैं बारी बारी से। पहला कोण क्या हो जाएगा कोण ए, तो इसको लिख देते हैं कोण ए प्लस कौन सा कोण है कोण ए क्यू ओ, तो यहाँ लिखेंगे कोण ए क्यू ओ प्लस कोण क्यू ओ आर, कोण क्यू ओ आर प्लस कोण ओ आर ए, कोण ओ आर ए बराबर क्या होता है 360 अंश। अब जो है इसके बाद इनके मान जो है हम लोग निकालें उसको रखते जाएंगे। कोण ए का मान, कोण ए का मान हम लोग क्या रखेंगे ए रख देते हैं, ठीक है। ए क्यू ओ क्या है यहाँ पर देखते हैं, ए क्यू ओ हम लोग देखेंगे अगर, तो ये क्या है ऐसे, ये क्या है 90 अंश है ना, ठीक है। वैसे ही तो इसको हम लोग लिखते हैं, क्यों 90 अंश है क्योंकि ये अभिलंब है ना ये, और हम लोग जानते हैं अभिलंब क्या होता है किसी सतह पे लंबवत होता है, तो ये क्या होगा ये वाला लाइन इस सतह पे लंबवत होगा है ना। तो यहाँ पर से हम लोग कह सकते हैं ये जो कोण होगा वो क्या होगा 90 अंश का कोण होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए क्यू ओ को 90 अंश प्लस क्यू ओ आर, ठीक है। ये क्या है क्यू ओ आर, क्यू ओ आर का मान अभी हम लोग थोड़ी देर पहले निकाले यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में, तो इस मान को रख देते हैं 180 माइनस R1 प्लस R2, ठीक है, प्लस कोण ओ आर ए। अब कोण ओ आर ए क्या है, तो यहाँ पर सेम चीज़, ये क्या है अभिलंब है, और ये डॉटेड लाइन को थोड़ा डार्क कर देते हैं। अभिलंब क्या होता है किसी सतह पे लंबवत होता है, तो ये पूरा क्या है इसी सतह पे लंबवत है, तो यानी सेम यहाँ पर क्या एंगल बनेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये क्या हो गया 90 अंश बराबर 360 अंश। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 2 से कोण क्यू ओ आर बराबर 180 माइनस
R1 प्लस R2 हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 90 प्लस 180 माइनस R1 प्लस R2 प्लस 90 बराबर 360। ये आया है हम लोग के पास। ठीक है, सबको जोड़ देते हैं जो जो जुड़ रहा है। तो A प्लस 90 180 और 90 360 हो जाएगा। 360 से 360 कट जाएगा, बचेगा क्या? अच्छा कर लेते हैं इस बार इसको एक एक करके। 360 माइनस R1 प्लस R2 बराबर 360। 360 से 360 कट गया, बचा क्या? A बराबर R1 प्लस R2। ठीक है, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। अब हम लोग क्या लगाएंगे, न्यूनतम विचलन जो होता है उसका कंडीशन लगाएंगे। न्यूनतम विचलन का कंडीशन कब होगा हम लोग पास, जब क्या हो, ये जो R1 और R2 है वो एक ही मान हो, वैसे ही I1 और I2 क्या हो, एक ही मान हो, यानी समान मान हो। कहने का मतलब है I1 प्लस I1 बराबर I2 बराबर I रखेंगे, वैसी R1 बराबर R2 बराबर R रखेंगे, तो हमको न्यूनतम विचलन का कंडीशन मिलेगा। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में पहले हम लोग रखते हैं R1 बराबर R2 बराबर I, यहाँ लिख सकते हैं माना ब्रैकेट में। ठीक है, I नहीं R ना, R मतलब R1 बराबर R2 बराबर R रख के देखते हैं। ठीक है, तो किस में रखेंगे हम लोग, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो समीकरण नंबर 3 से क्या हो जाएगा हम लोग का, A का मान आएगा R प्लस R, तो A क्या आ जाएगा 2R। तो यहाँ से R अगर हम लोग निकाले, यानी कि R क्या है हमारा, R जो है अपवर्तन कोण है ना, वो क्या आएगा A/2। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 4। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, पुनः हम लोग क्या रखेंगे, I1 बराबर I2 बराबर I, इसको भी ब्रैकेट में लिख देते हैं माना। तब हम लोग के पास क्या मिलेगा, अगर हम लोग ये रखेंगे और इस मान को हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, तो समीकरण 1 से हमको क्या मिलेगा, समीकरण 1 से हमको मिलेगा डेल बराबर I1 प्लस I2 था ना, तो I1 प्लस I2 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, I प्लस I माइनस क्या था, R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 तो हम लोग दोनों को एक ही रख दिए हैं, यानी कि R प्लस R। ठीक है, अब तो हम लोग को डेल जो है वो क्या मिलेगा, 2I माइनस 2R। यहाँ हम लोग R का मान क्या निकाले, A/2, तो इसको यहाँ पर रख देते हैं। तो समीकरण 4 से मान रखें तो डेल क्या मिलेगा हमको, 2I माइनस 2A/2। तो ये 2 से 2 गया, तो ये क्या मिलेगा, डेल बराबर 2I माइनस A। ठीक है, इसको क्या करते हैं, अब हम लोग न्यूनतम विचलन को क्या करते हैं, डेल लिखेंगे और उसके जो सबस्क्रिप्ट में m लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी लिख दे रहते हैं ना, डेल्टा m। तो ये क्या आया हम लोग को, 2I माइनस A आया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग I का मान कैसे निकालेंगे, A को पक्षांतर कर देते हैं, तो डेल्टा m प्लस A बराबर क्या आएगा, 2I आएगा। देन I कैसे निकलेगा, A प्लस डेल्टा m/2, ये आएगा I का मान। इसको दे देते हैं हम लोग समीकरण नंबर 5। अब हमारे पास R भी है, हमारे पास I भी है,
और हम लोगों को पता है स्नेल के नियम से म्यू क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर। तो लिखते हैं यहाँ पर स्नेल के नियमानुसार म्यू इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, म्यू इक्वल्स टू साइन आई का मान क्या निकाले हम लोग, a प्लस डेल्टा एम बाय 2, ये समीकरण नंबर 5 से, बटा साइन आर, आर का मान क्या निकला है a बाय 2, तो इसको रख देते हैं। और इसको थोड़ा और हम लोग अगर अच्छा से लिखें तो ये आएगा हम लोग पास म्यू इज इक्वल्स टू साइन a प्लस डेल्टा एम बाय 2 अपॉन साइन a बाय 2। यही क्या है, हमारा अभीष्ट व्यंजक है। तो इसको लिख देंगे समीकरण 6 ही अभीष्ट व्यंजक है।